हेलो एवरीवन। ये जेईई मेन का रैंक बूस्टर सीरीज है जिसको प्रिसाइजली अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बनाया गया है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेने वाले हैं जो चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट को कवर करेगा और अप्रैल अटेम्प्ट में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने पहला जो चैप्टर चूज किया है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइएटॉमिक molecules become stronger on the basis of MO theory by removal of an electron। तो यहाँ पे 5 स्पीसी दिया है और बोल रहा है कि इस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो किसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जा रहा है। अच्छा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होना मतलब बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीज हो जाना। समझे? तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे इंक्रीज हो सकता है? देखो, जब कभी डाई एटॉमिक में देखते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले देखो, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। और अगर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। और पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आता है 1 का। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से 0.5 से बढ़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा। ये तो बॉन्डिंग की बात हो गई। और ऐसे ही अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें अपोजिट होता है। अगर इसमें बॉन्ड देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 से डिक्रीज हो जाता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग से निकल जाएगा, समझ गए, एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन अगर कम करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज हो जाता है। समझे? यहाँ पे तो एंटी बॉन्डिंग में अपने को कम से कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझे? देखो, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट जा रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। मीन्स अपने को एंटी बॉन्डिंग में कम से कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता है। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर का लॉस होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। और देखो, बॉन्डिंग में क्या है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्डिंग में क्या मांगता है कि आओ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो लॉस होगा बॉन्ड ऑर्डर का, या फिर बोलो बॉन्ड जो होगा वीकर हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल दिया है, जो भी, इनका बॉन्ड ऑर्डर अपने को कैलकुलेट करने आना चाहिए। समझे? तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक ट्रिक है। हम क्या कर सकते हैं, जो N2 होता है, इस N2 मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो अगर मान लो किसी ऐसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है जिसका इलेक्ट्रॉन हमको पता है n इलेक्ट्रॉन है, तो करना क्या है, उस अननोन डाई एटॉमिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो 3 में से क्या करो, इस जितना इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में होगा, अननोन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में मान लो n इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करो, n को 14 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, और इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, साइन नहीं, साइन के साथ नहीं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, उसको हाफ करके 3 में से क्या करो, घटा लो। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर अपने को देखना हो कि NO का बॉन्ड ऑर्डर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो, NO में देखेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जिसको अगर MO डायग्राम क्लियर है तो देखो 15 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन अगर N2 में देखते हैं तो यहाँ पे BMO में गया है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, 14 इलेक्ट्रॉन।
तक बीएमओ में जाता है, लेकिन जैसे 15 वाला इलेक्ट्रॉन को देखेंगे वो एबीएमओ में जाता है, तो एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। देखो एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो अगर जिसको आइडिया होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 14 से यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, समझे। लेकिन अगर मान लो जिसको नहीं पता है कि क्या इसमें किस में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में है कि एंटी बॉन्डिंग में है, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है पांचों स्पीसीज का। तो देखो अगर NO का बॉन्ड ऑर्डर स्टार्टिंग में देखा जाए, तो देखो स्टार्टिंग में NO का बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। करना क्या है, इसका स्टार्टिंग में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 माइनस, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 15, तो 14 से कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक का, उसका हाफ करके घटा लो। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अब देखो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, हो जाएगा NO प्लस। NO प्लस के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ये तो N2 जैसा हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है मीन्स इसमें बॉन्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर हो रहा है। चलो नेक्स्ट बी वाले में चेक करते हैं। तो बी में देखो N2 है, बी जो है वो तो N2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के N2 प्लस बनाएंगे, तो देखो फॉर्मूले से तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 3 में से क्या करेंगे, N2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो 14 से इसका डिफरेंस ले लो, जो यही तो अपना N है, N = 13। तो देखो 14 से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, उसका हाफ करके घटा दो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। और देखो जिसको एमओ डायग्राम का एकदम आइडिया होगा अच्छे से, तो देखो N2 में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 14 वाला, वो सब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में होता है। और एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर का लॉस होगा, वो भी 0.5 से। तो देखो 3 से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5। तो इसमें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, N2 वाले में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और NO में इंक्रीज हो रहा था। अब O2 में देखते हैं। तो O2 में देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। O2 में अगर इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो 16 है, और 16 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 3। अच्छा O2 में तो बॉन्ड ऑर्डर सबको पता ही है, 2 होता है। तो O2 से किस में जा रहे हो, O2 प्लस में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। क्योंकि देखो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फायदा होगा 0.5 से। और ऐसे ही C2 जो है, डी वाले में देखो C2 लिखा है, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 3 में से क्या कर लो, देखो C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। 14 से 12 का डिफरेंस करो, 2 का आ रहा है, डिफरेंस करने पे 2 आ रहा है, और 2 का हाफ कर दो, ये आ जाएगा 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब 2 से देखो इसका अगर C2 प्लस बनाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, C2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें काउंट करेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा C2 प्लस का, तो C2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे 3 में से 11 का 14 से डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का, और 3 को हाफ करो, 3/2। अबे देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2 से क्या हो जा रहा है, 1.5, मीन्स 0.5 का लॉस हो गया बॉन्ड ऑर्डर में। तो इसमें भी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और जब भी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, जब भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का लॉस होगा। तो C2 में भी बॉन्ड ऑर्डर का लॉस हो रहा है, N2 में भी लॉस हो रहा था। ये जो O2 है उसमें फायदा हो रहा था, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था। देखो B2 के लिए देखेंगे तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो एमओ डायग्राम बनाना, समझे। जैसे एमओ डायग्राम बनाओगे
तो B2 में देखो B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 माइनस 14 से 10 का डिफरेंस करो, 4 आया, उसका हाफ करो 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। अब यहाँ पे B2 प्लस बनाओ, तो जैसे B2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आएगा B2 प्लस, और B2 प्लस में देखो, B2 प्लस में देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, देखो इसके B2 प्लस के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे 3 माइनस 14 से इसका डिफरेंस, तो 14 से इसका डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस आ रहा है 5, 14 में से 9 का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 5, और 5 का हाफ करके इसको देख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5, सॉरी 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर का लॉस हो रहा है इसमें, मीन्स इसमें भी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। अच्छा, जब भी बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है या फिर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसका पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैलकुलेट करो, और देखो बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो सही स्टेटमेंट है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बॉन्डिंग में। तो कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। और देखो ये जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनेगा वो कौन सा है, ए एंड सी ओनली। समझे, इस क्वेश्चन का आंसर है ए एंड सी ओनली। देखो अगले जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसी में इसी से क्वेश्चन घुमा के बहुत कुछ पूछ सकता है। जैसे देखो, अगर बोलेगा तो O2 डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, तो एमओ डायग्राम बनाओ और देखो O2 में दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, O2 पैरामैग्नेटिक है और इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही जो B2 है, B2 में जो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 तो आ रहा है ठीक है, लेकिन इसमें दो बॉन्ड होता है, समझे, और दोनों बॉन्ड होता है पाई, दोनों बॉन्ड होता है पाई। और ये जो पाई बॉन्ड बना है एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। इसका एमओ डायग्राम बना के देखो, इसका एमओ डायग्राम बना के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। और ऐसे है जो C2, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, समझे, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 तो आया, लेकिन C2 में देखेंगे तो ये दोनों जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड है, और दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। तो देखो C2 को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे, इसमें दोनों पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। मीन्स दो एटम के बीच अगर बॉन्डिंग हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा दूसरा पाई। C2 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। अब ये कैसे एक्सप्लेन होगा, तो इसका एमओ डायग्राम बना लो। देखो C2 में देखेंगे तो C2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, और एमओ डायग्राम बनाएंगे तो ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे देखो sp मिक्सिंग हो जाएगा तो पाई वाले का एनर्जी कम हो जाता है, पाई 2p x, पाई 2p y, और यहाँ पे सिग्मा 2p z। इसके ऊपर भी बनते हैं पाई वाले एंटी बॉन्डिंग के, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है C2 में। तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन भरो, 12 इलेक्ट्रॉन जैसे भरेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन सारे हर्ट्ज रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, सब उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जो रूल नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने के होते हैं, वही रूल मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने के होते हैं, समझे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, छठा पेयर हो गया,
सातवां यहाँ पे आया, आठवां पेयर हो गया। ये नाइन्थ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 10th इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जो B2 में बोल रहा था, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भरे, तो यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल हो जाएगा। तो जो B2 में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, वो देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.5 आएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.5 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो आ रहा है इसका 1, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, लेकिन यहाँ पे देखो 1 तो आ गया, लेकिन दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट में पूछ सकता है। और यहाँ पे देखो C2 जो है, C2 में देखेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, डिजनरेट ऑर्बिटल थे। और यहाँ पे 11th इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देंगे और ये 12th इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे C2 में देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, और दोनों कैसे हैं, पाई, एक है पाई 2p x और दूसरा पाई 2p y के वजह से बना है। तो C2 मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड है, समझे। और B2 में भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और 1 कैसे आ रहा है, हाफ पाई बॉन्ड प्लस हाफ पाई बॉन्ड के सम के वजह से आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 1। B2 में भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन में भी अगले एग्जाम में आ सके, समझे। तो इसके लिए अपने को पूरा प्रिपेयर्ड रहना है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द स्पीसीज CH4 NH4 प्लस एंड BH4 माइनस, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू दीज स्पीसीज। अच्छा, इनके रेस्पेक्ट में अपने को करेक्ट ऑप्शन बताना है। बोल रहा है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल रहा है केवल दो के पास है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर बोल रहा है ओनली टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है और किन कितनों के पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो देखेंगे तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही, सबके पास 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सेंट्रल एटम पे एज्यूम कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। और यहाँ पे जो बोरॉन है उस पे एक निगेटिव चार्ज आ गया है, ये जो निगेटिव चार्ज है उसको सेंट्रल एटम पे एज्यूम करते हैं। अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन पे जाता है निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो निगेटिव चार्ज बोरॉन पे एज्यूम करेंगे। तो देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, और एक निगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और सराउंडिंग एटम जो है सब में हाइड्रोजन है, और 4 हाइड्रोजन होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो टोटल देखेंगे तो सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10, समझे। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सब है तीनों। अब देखो CH4 का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये तो टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसे ही NH4 प्लस, देखो NH4 प्लस में बहुत अच्छा स्टोरी है। यहाँ पे देखो NH4 प्लस में क्या होता है, ये अमोनिया है और इसके पास लोन पेयर एक होता है। जैसे कोई यहाँ पे H प्लस आता है, H प्लस के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, समझे। और ये लुईस एसिड, H प्लस क्या होता है, लुईस एसिड। और जो अमोनिया है इसके पास लोन पेयर है, तो ये हो गया लुईस बेस। तो जैसे ही अमोनिया के आसपास H प्लस दिखता है, अच्छा ये OH नहीं है, H प्लस है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। और लोन पेयर डोनेट करने के वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो देखो कोऑर्डिनेट को जब कोवैलेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो जिसने डोनेट किया उस पे प्लस, और जिसने एक्सेप्ट किया लोन पे उस पे माइनस चार्ज दिखाते हैं।
तो अगर इस स्ट्रक्चर को फर्दर हम को जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अगर उसको ब्रेक करके कोवैलेंट बॉन्ड लिखें तो यहाँ पे H आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन पे प्लस माइनस चार्ज है, न्यूट्रल हो गया, और जो नाइट्रोजन है इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये जो तीनों हाइड्रोजन है ऐसे ही एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, अब यहाँ पे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका था और पिरामिडल शेप था, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही H प्लस को लोन पेयर डोनेट किया, इसका जो है शेप चेंज हो गया है, इसका शेप हो गया है टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन तो अब भी वही है sp3, समझे। तो ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। अच्छा, इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देखो अमोनिया से जैसे NH4 प्लस बना, यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे यहाँ पे अमोनिया में, देखो अमोनिया में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कितने टाइप के थे, तो पहले दो टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। एक जिसमें लोन पेयर था, समझे, वो थोड़ा बल्कि बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और एक जो है जिससे NH कनेक्ट है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे इस टाइप का ऐसे, एक तो बल्कि ऑर्बिटल था जिसमें लोन पेयर है, और एक जो है इस टाइप के बॉन्ड है, सॉरी ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास। तो दो टाइप के ऑर्बिटल थे, एक बल्कि ऑर्बिटल था जिसमें लोन पेयर आ गया था, और एक जो है ये नॉर्मल थोड़ा लॉन्गर ऑर्बिटल है, इसमें थोड़ा पी कैरेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, और इनके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहा है, समझे। तो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल थे, एक जिसमें लोन पेयर है, दूसरा जिसमें बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर इसमें है इस वाले में, समझे। तो दो टाइप के डिफरेंट ऑर्बिटल हैं इसमें, दो टाइप के ऑर्बिटल हैं। लेकिन जैसे NH4 प्लस बना, NH4 प्लस बनने के बाद अब जो नाइट्रोजन है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, लेकिन इसमें चारों जो ऑर्बिटल है वो आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल वो आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो सब आइडेंटिकल आ जाएगा, और बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आ जाएगा इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच। लेकिन यहाँ पे क्या था, बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखो लोन पेयर का रिपल्सन लग रहा था, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा कम था, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, समझे, 106 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो डिफरेंस समझ आ रहा है क्या, जैसे H प्लस को लोन पेयर डोनेट किया, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो शेप है शेप चेंज हो गया, ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है। या फिर ये बोल सकता है कि पहले दो टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, और वो सिंग अब जो लोन पेयर डोनेट करने के बाद NH4 प्लस बना, इसमें सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है आइडेंटिकल हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के बोल सकता है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें BH4 माइनस है, तो BH4 माइनस में देखेंगे तो यहाँ पे बोरॉन जो है चार हाइड्रोजन से कनेक्ट है, और इसमें देखो क्या हुआ था, इसमें थोड़ा उल्टा गेम था। यहाँ पे देखो BH3 ऐसा मॉलिक्यूल था, ये जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, इसका वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे 2p दिख रहा है। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसको कोई लोन पेयर आके दे दे, और जैसे ही H माइनस दिखा इसको, H माइनस तुरंत अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसमें डोनेट कर देगा। तो पहले देखो बोरॉन जो था sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता था, लेकिन जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा अब ये कन्वर्ट हो जाएगा BH4 में। अब BH4 में कन्वर्ट हो गया तो देखो लोन पेयर किसको मिला है, बोरॉन को, तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो बोरॉन पे आएगा, और H माइनस है, हाइड्राइड क्या था H माइनस, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो H पे देखो कोई चार्ज नहीं है, तो ये है अपना BH4 माइनस,
तो BH4 माइनस बना। तो बनने से पहले देखो sp2 था, और बनने के बाद क्या हो गया sp3। अब देखो जब sp2 था तो इस पे इसके पास कितने टाइप के ऑर्बिटल थे? दो टाइप के ऑर्बिटल थे। एक तो ये देखो प्योर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल 2p वाला, 2p दिख रहा है कि नहीं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल था ये। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल थे सब। ये बोरॉन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा यहाँ पे। बोरॉन का ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा था, ओवरलैपिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया था। लेकिन जैसे इसने H- से लोन पेयर एक्सेप्ट किया, BH4 में कन्वर्ट हो गया, sp3 और टेट्राहेड्रल। तो अब इसके पास एक टाइप का ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल को देखेंगे तो उसका शेप ऑफ सब कुछ सेम है, शेप, एनर्जी। और उस ऑर्बिटल का नाम अब क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए? और इसके पास कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 4। एक तो ए वाला है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा, तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा, फोर्थ वाला इसके साथ हाइड्रोजन के साथ होगा इस टाइप से। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, लेकिन कितने टाइप के हैं? तो एक टाइप का। समझे? अब यहाँ पे बात आती है कि बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो याद रखो यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। यहाँ पे देखेंगे तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन +3 है। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर में, जेई मेन के। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड के फॉर्म में है H-। तो हाइड्रोजन जो इसमें है BH4, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। समझे? तो अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे BH4 और ये माइनस, तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। बोरॉन का मान लो x है, और 4 हाइड्राइड है, तो 4 हाइड्राइड के वजह से चार्ज हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और हाइड्राइड जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इससे नए नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर, अगले अप्रैल अटेम्प्ट में। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें तो सिंपल सा है कि इनका ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और तीनों का जो शेप है वो क्या है, ये देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और तीनों टेट्राहेड्रल है। इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा? दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंसीडर, यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल दिया है। एमंगस्ट द एबव मॉलिक्यूल्स आयंस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए क्या? अपने को स्टेरिक नंबर जो है ना वो 6 चाहिए। और स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये बहुत इजी है। सिग्मा बॉन्ड देखो, सराउंडिंग में जितने एटम होंगे सब तो कम से कम एक बॉन्ड बनाए होंगे ना। एक बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल एटम से, या फिर दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं। तो कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा बीबीटी में। बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो एटम के बीच सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, जैसे बी टू और सी टू में अभी देखे हैं, कि जरूरी नहीं है कि पहला बॉन्ड सिग्मा हो, पहला बॉन्ड पाई भी हो सकता है एमओटी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो शेप और ज्योमेट्री अपने को बताना है इस क्वेश्चन में, ये सब तो बीबीटी से बताएंगे। तो देखो, बीबीटी में क्या करना है, दो एटम के बीच अगर कोई बॉन्ड बना है तो फर्स्ट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करना है। उसके बाद जितना भी बॉन्ड बने सब पाई होगा।
तो देखो, सिग्मा बॉन्ड का नंबर अगर बताना है तो सराउंडिंग एटम का नंबर बता दो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, वही तो सिग्मा बॉन्ड होगा। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। अब देखो, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करना है, तो कई लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, पता नहीं क्यों फॉर्मूला लगाते हैं। लोन पेयर निकालने का सबसे आसान तरीका है ड्रॉ स्ट्रक्चर। जो मॉलिक्यूल दिया है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। और फिर देखो सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में से घटा दो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हैं बॉन्ड बनाने में, समझ गए। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए हैं। हर एक बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाया है, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा हो पाई हो सब चलेगा, सिग्मा पाई जो भी है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो इतने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए होंगे, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2। तो यहाँ से अपने को लोन पेयर आ जाएगा। और जैसे लोन पेयर आ गया, हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, स्टेरिक नंबर निकाल लोगे। और स्टेरिक नंबर आ गया तो देखो ऐसे लिख लेना, एस 3p ऑर्बिटल होते हैं और डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो sp3 d2 या d3 में ऐसे लिख लो, डी के 5 ऑर्बिटल लिख सकते हो। तो देखो अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो एक s और एक p ले लेना। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो एक s और दो p, तीन ऑर्बिटल लेना है। और स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो 4 यहाँ से कट कर दो, मतलब sp3 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो 5 यहाँ पे कट लगा दो, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 6 आ गया तो स्टार्टिंग से शुरू करो और 6 पे कट लगा दो। तो देखो एक s, 3p और 2d। अगर स्टेरिक नंबर 7 आ गया तो ऐसे कट लगाते जाओ 7 तक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d3, समझे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तो बहुत सिंपल सा तरीका यही है। और एक एक करके यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखो जो PCl5 है, सबसे पहले PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ। हम यहाँ पे शेप नहीं बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सा कनेक्टिविटी दिखाना होता है सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है और सराउंडिंग एटम जो क्लोराइड है उसको लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखो अपने को देखना है स्टेरिक नंबर, क्योंकि स्टेरिक नंबर पहला स्टेप क्या है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना। तो स्टेरिक नंबर में सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5। तो यहाँ पे 5 हो गया, प्लस फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम है इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो देखो पहला स्टेप क्या है, स्ट्रक्चर बना दिए। अब स्ट्रक्चर बनाए तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 इलेक्ट्रॉन में से देखो 5 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए होंगे क्योंकि 5 बॉन्ड बना लिया है फॉस्फोरस। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाया है, 5। तो यहाँ से 5 लिख लिए, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से लोन पेयर आ रहा है 0। लोन पेयर कितना आ गया, 0। अब लोन पेयर 0 आ गया मीन्स स्टेरिक नंबर 5 है। और 5 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। ऐसे ही बी आर एफ फाइव में चेक कर लेना। तो Br F5 में अगर देखते हैं तो देखो Br के पास टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, 7 इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग एटम कितने हैं इसके, 5। और देखो जो भी हैलोजन है, हैलोजन सराउंडिंग एटम की तरह काम करेगा, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम अगर 5 है तो सिग्मा बॉन्ड भी आ जाएगा 5, प्लस Br के पास लोन पेयर कितने होंगे। तो देखो 5 सराउंडिंग एटम है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसका खर्च हो गया होगा। देखो ऐसे 5 बॉन्ड बनाया होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके खर्च हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो वैलेंस सेल में इसका टोटल इलेक्ट्रॉन था 7, उसमें से 5 खर्च हो गए, 5 बॉन्ड बनाने में चले गए। जो फ्लोराइड है
इसके साथ 5 बॉन्ड बनाया होगा कि नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए। अब यहाँ से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, दोनों का डिफरेंस करो। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अपने को पेयर बताना है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। यहाँ पे 1 पेयर आएगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को तो बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 6, और 6 का मतलब sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ऐसे ही PCl3 का निकालोगे, PCl3 का आएगा sp3। ऐसे 4 का कैलकुलेट करोगे तो आएगा sp3d2। कैलकुलेट कर लेना, यही तरीका है। ICl4 माइनस का एक बार बता देता हूँ। तो देखो, ICl4 माइनस का कैसे करोगे, तो यहाँ पे I ले लो, ICl4 माइनस, तो जो भी निगेटिव चार्ज है उसको सेंट्रल एटम को दे देना। तो I के पास हो गए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 Cl इससे कनेक्ट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से इसके 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मीन्स 2 पेयर बच गया। तो इसका स्टेरिक नंबर कैसे लिखोगे, सराउंडिंग एटम 4 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना होगा यहाँ पे Cl के साथ, और लोन पेयर कितना है इसके पास, 2, तो 2 लोन पेयर आ गया, और स्टेरिक नंबर आया 6। 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। और इसको देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। और IF5 का देखोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। ऐसे जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका बताया, उस हिसाब से प्रैक्टिस करके देख लेना, सबका हाइब्रिडाइजेशन मैच करेगा। ये लास्ट वाले का है sp3d2, और I के पास एक लोन पेयर इसमें आएगा। चलो, तो ऐसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी भी स्पीसी का बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ HCl2, O3, ClF3 एंड SF6 रेस्पेक्टिवली। तो अभी हमने तरीका बता दिया था सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो सल्फर है इस पे 2 लोन पेयर आएगा, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना होगा, 2। यहाँ पे जो Cl है, 3 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 खर्च हो गए, 4 बचे, मतलब इसके पास भी 2 लोन पेयर आएगा। और जो SF6 है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 के 6 खर्च हो गए हैं, F के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए हैं, तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। ये जो O3 है, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर एक बार देख लो। जो ओजोन होता है, एक्चुअल में जो O2 मॉलिक्यूल होता है ना, ये अपना लोन पेयर इस नेसेंट ऑक्सीजन को डोनेट करता है और बनाता है O3। ये ब्लू कलर का लिक्विड है। अब देखो, जो O2 होता है इसके पास ऐसे लोन पेयर पड़े हैं, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो होता क्या है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन को, और लोन पेयर डोनेट करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। इसके पास एक लोन पेयर रह गया, और इसके पास अपना 3 लोन पेयर था ही। तो अगर यहाँ से देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट में बदल भी दोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेंट्रल एटम अपना जो है ये बना, और सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है, एक। तो इस केस में सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2120। देखो, और इसमें क्या पूछ सकता है, कैसे कंफ्यूज कर सकता है, कई बार
टोटल लोन पेयर पूछता है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं पूछेगा, बोलेगा मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर कितने हैं। तो टोटल लोन पेयर अगर काउंट करना है तो सेंट्रल एटम का प्लस सराउंडिंग एटम का काउंट करना। तो ध्यान देना, इसमें कई बार रेयर मिस्टेक हो जाता है, कई बार बोलता है टोटल लोन पेयर बताओ, तो बच्चे समझते हैं सेंट्रल एटम का बताओ। तो क्लियरली ध्यान देना कि कहीं सेंट्रल एटम का पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है कि सराउंडिंग एटम का पूछ रहा है, समझे। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेशन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन्स। अच्छा, एसेशन रीजन का क्वेश्चन अब पूछना बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए इस क्वेश्चन को उठा लिया। देखो क्या बोल रहा है, एसेशन में बोल रहा है जीरो ओवरलैप, जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। और रीजन बोल रहा है इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो, जीरो ओवरलैप क्या होता है, ऐसा ओवरलैपिंग जिससे कोई बॉन्ड न बने, नो बॉन्ड ओवरलैप भी बोल सकते हैं। तो जीरो ओवरलैप में देखो, अगर मान लो ये पी ऑर्बिटल है और कोई दूसरा ऑर्बिटल, इसको मान लो वाई एक्सिस के अलोंग ए है, तो इसको क्या बोलेंगे, पी वाई। इसको पी वाई बोल दो, वाई एक्सिस से है तो ऊपर की ओर वाई एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई। और मान लो कोई ए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो कोई ऑर्बिटल होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ से आके इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जीरो ओवरलैप का मतलब क्या हो गया कि देखो, अगर इसमें देखेंगे ये पॉजिटिव फेज है, ये निगेटिव फेज है, और ऐसे ही इसमें कोई एक पॉजिटिव फेज होगा, दूसरा निगेटिव फेज होगा। तो ये देखो यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव फेज है, ये वाला पॉजिटिव फेज है, तो यहाँ पे तो अच्छा बात है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन ये अपोजिट फेज है, यहाँ पे नीचे वाला देखो, इसको येलो कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव फेज में है, दूसरा निगेटिव फेज में है, तो यहाँ आउट ऑफ फेज है। तो ऊपर जितने से बॉन्ड बना, मान लो जितने से बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड बॉन्डिंग हो रहा है, जितने से बॉन्ड बन रहा है, नीचे वाले के वजह से एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसके वजह से बॉन्ड उतने से डिक्रीज हो जा रहा है। तो ऊपर वाला बॉन्ड बढ़ाना चाहता है और नीचे वाला बॉन्ड उतने से ही घटा दे रहा है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रहा है, नो बॉन्ड ओवरलैपिंग, या फिर बोल सकते हैं इसी को जीरो ओवरलैपिंग। तो इसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन, सही बात है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन के वजह से ही जीरो ओवरलैप हो रहा है इसमें। तो ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखो लिस्ट दिया है वन और लिस्ट टू, बोल रहा है लिस्ट वन में कंपाउंड है और लिस्ट टू में सेप है। तो इसमें अपने को करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं और उनका शेप अपने को बताना है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन तो सीख गए, और उस हाइब्रिडाइजेशन के करेस्पॉन्डिंग देख लेना कि शेप क्या होता है। जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसके करेस्पॉन्डिंग शेप एकदम रट के रखना। लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे तो क्या शेप बनता है, लोन पेयर अगर नहीं है तो क्या शेप बनता है, बहुत सारा केस बनता है। तो उसको याद कर लेना नोट से, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। मेंस में तो हर हर एग्जाम में, हर पेपर में क्वेश्चन आता है शेप और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, समझे। तो यहाँ पे देखो, जो BrF5 है, यहाँ पे देखोगे तो इसका शेप अपने को बताना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन का तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं लिख दे रहा हूँ। देखो स्टेरिक नंबर 6 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 तो यहाँ देखोगे ना, एक लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर, समझे। और एक लोन पेयर के वजह से इसका शेप जो होता है स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। बी आर यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाते हैं।
चार जो फ्लोराइड है वो एक प्लेन में रहेंगे, कोई सा भी प्लेन बना सकते हो, और एक जो फ्लोराइड है प्लेन के ऊपर रहेगा, और एक लोन पेयर जो है वो प्लेन के नीचे रहेगा, कहीं पर भी रह सकता है। जो भी है फ्लोराइड, सारे पोजीशन आइडेंटिकल होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। चलो, तो इसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। तो ए का मैच हो रहा है सेकंड के साथ। अच्छा, ए का सेकंड के साथ मैच कर लिए तो तुरंत देखो कहीं क्वेश्चन बन तो नहीं गया, मतलब सारे ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हो गए हैं। तो देखो, ए के साथ सेकंड का मैच, देखो सिर्फ ऑप्शन थर्ड में ही दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में ए का सेकंड के साथ। तो बाकी बी सी डी करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय एक एक पार्ट को सॉल्व करो और देखो कहीं ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हो गए। ऐसे कर करके हम लोग क्या करते हैं, टाइम बचा सकते हैं। और एग्ज़ाम में छोटा सा जो टाइम बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे, थोड़ा सा ही सेकंड सेकंड बचा के बहुत टाइम हम लोग बचा सकते हैं। चलो नेक्स्ट, जो बी है यहाँ पे देखो, CR F6 3 - दिया है। तो CR F6 3 - कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो बी का हो गया फोर्थ ऑक्टाहेड्रल। और O3 का अभी हम लोग देखे हैं बेंड शेप। O3 जो है वो बेंड शेप का होता है फर्स्ट, और PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग शेप अपने को पता रहेगा, तो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आता है अप्रैल अटेम्प्ट के हर एक पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसलिए शेप हाइब्रिडाइजेशन निकालना एकदम सीख लो, ये मस्ट है कि ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो, पोलर बेस्ड अपॉन वेस्पर थियरी मैच द शेप ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल इन लिस्ट वन विथ मोलिक्यूल इन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे देखो, लिस्ट वन में शेप दिया है और लिस्ट टू में यहाँ पे मोलिक्यूल दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया कि नहीं। यहाँ पे मोलिक्यूल दिया है और मोलिक्यूल का शेप मैच कराना है। तो सबसे पहले देखो, हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल दिया है इसका शेप निकालो। जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसका शेप निकालेंगे, ऐसा नहीं कि टी शेप खोजने लगे इसमें से किसका होगा। तो देखो, HgF4 का क्या करो, शेप बताओ। तो शेप बताने के लिए तो पहले हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो यहाँ से ये भी पता है कि इसके पास, जेनॉन के पास दो दो लोन पेयर हैं। तरीका सिखा दिया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करोगे। अब देखो, अगर sp3d2 में दो लोन पेयर आएगा तो इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे देखोगे तो चारों जो फ्लोराइड हैं एक ही प्लेन में होते हैं। और वेस्पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो वेस्पर थियरी है, लोन पेयर एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ताकि इनमें रिपल्सन कम से कम लग सके। तो इसका देखो शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो, XgF4 का शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, मतलब सी का मैच होगा फर्स्ट के साथ, जो सी वाला है उसका मैच होगा फर्स्ट के साथ। तो देखो, सी का फर्स्ट के साथ किस में दिया है, यहाँ से ऑप्शन टू में भी दिया है और ऑप्शन फोर में भी दिया है। फिर आगे चेक करो, देखो यहाँ से ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री एलिमिनेट हो गया, सिर्फ दो ऑप्शन में अब अपने को क्या करना है, देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखो, SF4 यहाँ पे लिखा है, SF4, और SF4 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर है और चार सिग्मा, मीन्स sp3d। और लोन पेयर देखोगे तो लोन पेयर आएगा वन, कैलकुलेट कर लेना लोन पेयर नहीं आता है तो यहाँ पे देखो, अब एक लोन पेयर होगा sp3d में, तो शेप क्या होता है, देखना, शेप होता है इसका C100, इसका शेप हो जाएगा C100। तो C100 शेप के साथ ये मैच करेगा। तो C100 जो है वो डी वाला ऑप्शन है। तो डी का मैचिंग किसके साथ होगा, सेकंड के साथ।
अब डी का सेकंड के साथ मैचिंग कराओ, मीन्स डी वाला जो है सेकंड के साथ। तो देखो इसमें भी डी का सेकंड के साथ है, और फोर्थ फोर्थ वाले में भी डी का सेकंड के साथ है। मीन्स यहाँ से भी आंसर नहीं एग्जैक्ट पता चल पाया। तो फिर क्या करोगे, नेक्स्ट कैलकुलेट करो Cl(F3), और Cl(F3) में देखेंगे, ये देखो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, समझे। इसको बोलते हैं, जो हैलोजन दोनों होता है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों हैलोजन होता है, तो इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, समझ गए, ध्यान देना है। तो जो यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जो सराउंडिंग एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसको मास्क कर सकता है, अगले अप्रैल अटेम्प्ट में हो सकता है क्वेश्चन यही हो, लेकिन इसका मुखड़ा अलग कर दे, मतलब इसको घुमा दे। और घुमाएगा कैसे, ऐसे बोल सकता है कि एक्स और एक्स डैश इंटर हैलोजन कंपाउंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ए वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अरे तो एक्स हम क्या करेंगे, एक्स कोई भी ले लो, मान लो यहाँ पे बी आर ले लिए, और एक्स डैश इससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एटम ले लो, बी आर Cl3 ले सकते हैं, आई Cl3 ले सकते हैं, आई F3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए, और जो सराउंडिंग है, जो ज्यादा नंबर में है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो, तो इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो क्वेश्चन तो यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताना चाहें, तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और क्लोरीन पे देखेंगे, जो सेंट्रल एटम है, कितना लोन पेयर आएगा, दो लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे। तो दो लोन पेयर के साथ इसका शेप हो जाता है टी शेप, समझे। तो टी शेप मतलब बी वाले का मैचिंग हो रहा है थर्ड के साथ, बी वाले का मैचिंग हो रहा है थर्ड के साथ। तो देखो बी का मैचिंग हो रहा है थर्ड के साथ, इसमें फोर्थ के साथ किया है और इसमें थर्ड के साथ किया है, तो ऑप्शन अपना 4 करेक्ट हो गया। अब देखो एक यहाँ पे BF3 को सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो ऐसे कुछ टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम हर क्वेश्चन में से बचा के, और जो क्वेश्चन कठिन होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से PCl5 के बारे में अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो PCl5 के बारे में बोल रहा है, इन दिस मोलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बी में बोल रहा है द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये भी करेक्ट दिख रहा है। और थ्री में बोल रहा है PCl5 हैज टू एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये तो गलत बोल रहा है, अभी देखेंगे कैसे। और फोर्थ में बोल रहा है द थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाई इन ए प्लेन, तो ये भी करेक्ट है। अच्छा PCl5 देख रहा है कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, समझे। यहाँ पे तो क्वेश्चन इजी है, आगे जो अप्रैल अटेम्प्ट में है, देखो जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन कैसे मास्क किया है, कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, उसको ध्यान में रखते हुए इससे बहुत सारे फर्दर बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसमें किए जा सकते हैं PCl5 से रिलेटेड क्वेश्चन में, समझे। अपने पास मॉलिक्यूल तो ज़्यादा नहीं है, जो है उसी से पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन उसी को घुमा फिरा के बहुत कुछ क्वेश्चन बना सकता है। तो देखो सिंपल सा जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है पहले उसको समझते हैं, और फिर देखेंगे फर्दर क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। तो देखो PCl5 में अगर बात करेंगे, तो PCl5 का देखो स्टेरिक नंबर आएगा 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है 0। और इसका शेप देखेंगे तो फॉस्फोरस यहाँ पे
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनाता है। यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Cl, यहाँ है Cl और यहाँ Cl। तो देखो सारे जो यहाँ पे है क्लोराइड वो आइडेंटिकल है, कहने का मतलब सब क्लोराइड ही है, समझे, सारा का सारा क्लोराइड है। तो यहाँ पे दो पोजीशन होता है, एक एक्सियल। अच्छा एक्सियल किसको बोलेंगे, तो आमने सामने देखो 180 डिग्री के एंगल पे जो क्लोराइड है ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्सियल। तो ये है एक्सियल। और ये जो प्लेन में जो दिख रहा है तीन क्लोराइड एक ही प्लेन में है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो क्लोराइड है, यहाँ पे इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। और जो एक्सियल वाला पोजीशन है इसका दूसरे क्लोराइड के साथ, इक्वेटोरियल वाले के साथ, एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ बॉन्ड एंगल आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जो ये प्लेन में है दिख रहा है, प्लेन में जो तीनों सीरियल इक्वेटोरियल प्लेन में है, यहाँ पे एक्चुअल ऐसा होता है। एक्चुअली देखो होता क्या है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इक्वेटोरियल में, प्लस एक्सियल में जो है वो p और d ऑर्बिटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, p और d का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो दोनों को मिला के बोलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि इक्वेटोरियल में sp2 होता है। देखो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, समझ गए, और इसको बनाना है sp3d बनाना है। तो sp2 में से क्या करो, p और d सेपरेट कर लो। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp2। इक्वेटोरियल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और p और d जो ऑर्बिटल होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, इसीलिए sp2 प्लस pd को ऐड करके sp3d हाइब्रिडाइजेशन एज्यूम करते हैं, समझे। और उसके बाद देखो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। दिख रहा है कि नहीं, s कैरेक्टर कितना दिख रहा है, एक और तीन ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल s है, तो s कैरेक्टर दिख रहा है 33%। इक्वेटोरियल में s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस के पास s ऑर्बिटल होता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, छोटा। तो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे पी सी एल का, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ऑफ पी सी एल, ये क्या होगा, शॉर्टर होगा एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल पी सी एल बॉन्ड लेंथ। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ से हम लोग सीखे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है, एक्सियल लॉन्गर होता है। क्योंकि देखो एक्सियल में क्या बोल सकते हैं, पी कैरेक्टर ज़्यादा है, एक्सियल में परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर हाई है, ज़्यादा है। एक और बोल सकते हो, अगर पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो एस कैरेक्टर कम, या फिर क्या बोल सकते हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो लेस है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया। देखो अप्रैल अटेम्प्ट में हो सकता है कि PCl5 से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए, लेकिन थोड़ा उसको मोल्ड करके दे, थोड़ा उसमें कुछ एटम चेंज कर दे। जैसे मान लो इसमें बोल दे PCl4F, या फिर दे देगा PCl3F2, PCl2F3। और यहाँ पे पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन होगा, एक्सियल पोजीशन पे कौन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो अगर ऐसा दो डिफरेंट एटम आ रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक है और एक उसके रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे बेंड्स रूल अप्लाई कर देना। और बेंड रूल पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर वो वहां पे कनेक्ट होना चाहेगा जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो। क्योंकि देखो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में रहता है वो ऑर्बिटल बल्की हो जाता है, स्फेरिकल टाइप का दिखने लगता है, तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए। मीन्स लोन पेयर वहां कनेक्ट होगा जहाँ पे स्पेस ज्यादा हो, एंगल ज्यादा हो।
तो एंगल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। मीन्स लोन पेयर वहाँ कनेक्ट होता है जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा हो। और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, देखो ए बॉन्ड बनाएगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो उस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वहाँ पे कनेक्ट होगा जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। तो यहाँ से देखो, जो फ्लोराइड है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, वहां पे कनेक्ट होगा जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। और हमें पता है कि एक्सियल पोजीशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे लगाना है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग, इसका शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और लोन पेयर का डिमांड सेटिस्फाई कराओगे, समझे। अगर मान लो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है या लोन पेयर है या कई बार हो सकता है डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, तो उसको वहां लगाओ पहले जहाँ पे वो डिजर्व करते हैं पोजीशन अपना। चलो, यहाँ पे एक फ्लोराइड लगा दिए, अब बच गया 4 क्लोराइड, उसको लगा दो। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, पी, सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को एक्सियल पे लगा दो। 3 पोजीशन इक्वेटोरियल का बच गया, वहाँ पे क्लोराइड लग जाएगा, PCl2F3। यहाँ पर सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को एक्सियल पे लगा दिए। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन आ जाएगा, FCl। तो देखो, इसमें बोल सकता है इस वाले मॉलिक्यूल में कि दोनों Cl एक्सियल में होंगे या एक Cl एक F एक्सियल में होंगे, ऐसे ऑप्शन में कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पे देखो, इसमें एक फ्लोराइड और एक क्लोराइड एक्सियल में है। अच्छा, फर्दर इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है, कैसे क्वेश्चन मोल्ड कर सकता है, तो यहाँ पे इसको हो सकता है हीट कर दे, इन तीनों में से तीनों को हीट कर दे, और हीट करने के बाद बोलेगा कोई गैस रिलीज हो रहा है, उस गैस का नाम बताओ, समझे। तो देखो, अगर इसको हीट करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा। अच्छा, देख के लग रहा है कि Cl2 दिख रहा है तो कई लोग बोलेंगे Cl2 गैस रिलीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका शेप बनाओ और देखो एक्सियल पोजीशन पे कौन आ रहा है, एक्सियल पोजीशन पे जो आ रहा है वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है, वीकर। तो यहाँ से इसको हीट करने पे अपने को मिलेगा F2 गैस। इसको हिट करने पे कौन सा मिलेगा, ये एक्सियल पोजीशन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से भी मिलेगा अपने को F2 गैस। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से F वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से Cl वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से बनेगा ClF गैस। तो हम लोग गैस बता सकते हैं कौन सा गैस रिलीज हो सकता है। अच्छा, यहाँ से फर्दर इसको और आगे MOT से लिंक कर सकता है, बोलेगा जो गैस रिलीज हो रहा है उसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। यहाँ पे मान लो कोई Cl2 गैस अगर रिलीज होता तो उसका कलर भी पूछ सकता था, उसका फर्दर कहीं रिएक्शन भी करा सकता है किसी दूसरे रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, समझे। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पे कि जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल से, लेकिन कब, जब यहाँ पे सेम टाइप का मतलब क्लोराइड लगा हो, समझे, क्लोराइड लगा हो या ब्रोमाइड लगा हो, आयोडाइड लगा हो। अगर फ्लोराइड लग जाता है यहाँ पे PF5, तो यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाता है, समझ गए। यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो एक्सियल होगा वो बराबर होता है इक्वेटोरियल के, समझ गए। क्योंकि ये मॉलिक्यूल फ्लक्स जोनल बिहेवियर शो करता है, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट होता रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ अपने को बराबर लेना है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और फिर देखो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में, जिसमें फर्दर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। चलो, थैंक यू।